हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम इस श्रृंखला में सीजीपीएससी और एसीएफ एग्जाम का तैयारी के लिए हम भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिकों का डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हमने जो पहला टॉपिक उठाया है वो है प्रकाश। और आज हम भाग 5 की चर्चा करेंगे जो है प्रकाश का अपवर्तन समापन। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। और इस वाले भाग में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स। और मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन सीखा कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा। तो उस वाली वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसका हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसका मनन कर लेते हैं, ताकि हमें आगे अध्ययन करना है जो कॉन्सेप्ट उसको आसानी से समझ आ सके। तो एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ, जैसा कि आपने टॉपिक का नाम देखा, एक्चुअल मतलब वास्तविक और आभासी गहराई। तो भाई आभासी गहराई और वास्तविक गहराई क्या है, किस कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जान लेते हैं। तो ये है एक वाटर पॉट जो कि है घड़ा, और ये घड़ा पानी से भरा है इसलिए नीला है, और उसकी गहराई है h। तो दोस्तों मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूं ताकि आपको मैं सही से इंडिकेट कर सकूं। तो ये एक घड़ा है जो पानी से भरा है और उसकी हाइट है h या गहराई है h, और उसमें एक सिक्का रखा हुआ है, और ये मनुष्य जो है उस सिक्के को देखने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा था, जैसे कि पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कि भाई यहाँ पे दो माध्यम है। एक है डेंसर मीडियम जिसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो इसमें सघन माध्यम क्या है? पानी, वाटर। और दूसरा है हवा। हवा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेयर मीडियम। तो जब मनुष्य इसको देखने की कोशिश कर रहा है तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो प्रकाश इससे टकरा रहा होगा, जिस सिक्के से टकरा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके आदमी की आंखों तक पहुंचेगा, तो आदमी उस सिक्के को देख पाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण जो प्रतिबिंब है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होता है। प्रकाश की किरणें गई और दोनों माध्यम को जो सतह सेपरेट कर रही थी, अलग कर रही थी, वहां पे पड़ी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम जो कि पानी है जाती हैं विरल माध्यम में, तो अविलंब रेखा से दूर की तरफ बेंड होती हैं, मतलब अविलंब रेखा से दूर की तरफ बेंड होती हैं। तो अभी हम देख सकते हैं आगे कि भाई इस पाथ में ना जाके इसने अपना रास्ता अविलंब रेखा से दूर कर लिया, उसको दूर चुना, और इस तरीके से जो सिक्के का प्रतिबिंब है वो मनुष्य को कहां पे दिखाई देगा? हमें ये जो रेखा है जो मनुष्य की आंखों तक पहुंच रही है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तित रेखा। अपवर्तित रेखा जो मनुष्य की आंखों तक पहुंच रही है उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किया, दो रेखा थी, एक O पॉइंट पे, एक O डैश पॉइंट पे, और ये दोनों रेखा को पीछे एक्सटेंड करने पे पीछे की तरफ हमें सिक्के का प्रतिबिंब मिल गया। तो मनुष्य को जो सिक्का नीचे की तरफ रखा हुआ है, इस गहराई पे रखा हुआ है, जो h गहराई पे रखा हुआ है, वो उसको सतह के थोड़ा पास दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे AP डैश, और जिसकी गहराई स्मॉल h है, छोटा h है। तो दोस्तों इस तरीके से जो एक सिक्का है जो गहराई पे रखा हुआ है वो मनुष्य को थोड़ा सतह के पास दिखेगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है।
तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एक्चुअल डेप्थ जो कि बड़ा एच है डिवाइडेड बाई वर्चुअल डेप्थ जो कि स्मॉल एच है। तो एक्चुअल डेप्थ क्या हुआ, बड़ा एच जो कि ये है, और वर्चुअल डेप्थ क्या हुआ जो कि स्मॉल एच है, छोटा एच है। तो दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई h जो कि बड़ा h है, जो कि घड़े की गहराई है, उसको भाग दिया हमने आभासी गहराई से जो कि स्मॉल h है, छोटा h है, जहां पे उसका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा अपवर्तनांक मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आते हैं पहले की कॉन्सेप्ट में, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो कि क्रिटिकल एंगल जिसे बोलते हैं, क्रांतिक कोण क्या है जानने की कोशिश करेंगे एक सरल एग्जाम्पल से। और तो जैसा कि मैं बता दूं, ये एक सघन माध्यम है जो कि ग्लास है, और एक विरल माध्यम है, हवा है। तो हमें पता है कि जब प्रकाश ट्रैवल करता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है या अपवर्तित रेखा अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती है। तो ये जो आपतित किरण है वो पड़ी और ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर की तरफ जो अपवर्तित रेखा है वो जाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है। तो दोस्तों क्रिटिकल एंगल मैं आपको डिफाइन करता हूं एक बहुत ही सरल एग्जांपल से। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो आपतित किरण का कोण है वो बढ़ गया है, और जिसके कारण जो हमारा अपवर्तित कोण है वो भी बढ़ गया है, और जो अभिलंब रेखा है उससे दूर की तरफ हो गया है। मतलब ये जो अपवर्तित रेखा है वो दूर की तरफ मुड़ गई अभिलंब से, और दूर हो गई है। तो इस तरीके से अगर मैं और कोण बढ़ा दूं आपतित किरण का, अगर आपतित किरण का और कोण बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो अपवर्तित रेखा थी उसका भी कोण बढ़ जाएगा अभिलंब से। तो इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं और कोण बढ़ाते हैं आपतित किरण का अभिलंब से। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल जिस पे आपतित कोण एंगल आई जिसको हम बोल रहे हैं, ऐसा हमें हासिल हो गया, जिसके कारण जो अपवर्तित रेखा थी दोनों माध्यम की सतह को छूते हुए निकल गई, और इसका जो अपवर्तन कोण बना वो 90 डिग्री था। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो आपतित किरण थी एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, या एक पर्टिकुलर एंगल पे दोनों माध्यम की सतह पर पड़ी, जिसको हम लोग इंटरफेस या बाउंड्री भी बोलते हैं, और उसका एंगल आई था। उस एंगल आई के लिए जो अपवर्तित किरण थी वो इस तरीके से अभिलंब से दूर हुई कि सघन माध्यम और विरल माध्यम की सतह को छूते हुए निकल गई, जिसके कारण जो कोण बन रहा था, अपवर्तन कोण बन रहा था, वो 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल आई, इस एंगल आई को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण। So this is known as critical angle. So critical angle is that value of incident angle in the denser medium for which
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है नॉर्मल से, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री हो। तो इसमें दोस्तों दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, वो ऐसा एंगल बनाए, ऐसा एंगल बनाए जिससे कि हमारा जो अपवर्तन है इस तरीके से हो कि हमारा जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाए और अपवर्तित रेखा सघन माध्यम और विरल माध्यम को छूते हुए निकल जाए, उसकी सतह को छूते हुए निकले, बाउंड्री को छूते हुए निकले। तो वो जो कोण आई है उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग थीटा सी भी बोल सकते हैं, और एंगल आर हो गया 90 डिग्री। तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस केस में हमने जो आपातन कोण है वो बढ़ा दिया है। तो मतलब हमारी जो आपतित किरण थी वो दूर हो गई है विलंब से, और जिसके कारण आपातन कोण बढ़ गया है, जिसको एंगल आई बोलते हैं। और उसके कारण क्या हुआ, जो अपवर्तन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि जो अपवर्तन का कोण है वो बढ़ गया है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है। तो ये दोस्तों स्थिति आपको अपवर्तन की नहीं लग रही है, क्योंकि जो हमारी अपवर्तित रेखा है वो विरल माध्यम में ना जाते हुए सघन माध्यम में ही ट्रैवल कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने जैसे ही एक पर्टिकुलर एंगल दिया, एंगल आई दिया, मतलब आपातन कोण दिया, जिसके कारण जो अपवर्तन था इस तरीके से हुआ कि हमारी जो रेखा है, जो अपवर्तित रेखा है, वो विरल माध्यम में ना जाते हुए सघन माध्यम में फिर से ट्रैवल कर रही है। तो ये जो स्थिति बन रही है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, वो अपवर्तन की नहीं है, परावर्तन की है दोस्तों, परावर्तन। तो इस सिचुएशन को जब हमारा एंगल आई मतलब आपातन कोण ज्यादा हो जाए क्रांतिक कोण से, मतलब ये जो एंगल आई है ज्यादा हो जाए क्रांतिक कोण से। तो दोस्तों हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक एंगल I1 था जो कि बराबर था क्रांतिक कोण के। अभी हमने क्या करा, एक एंगल I2 बनाया जो कि एंगल मतलब ये कोण I2 बनाया जो कि बड़ा है I1 से, क्योंकि हमारी जो आपतित किरण है वो दूर चली गई है। तो जो I2 हुआ वो बड़ा हुआ क्रांतिक कोण से। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, जो किरण है वो किरण का अपवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि परावर्तन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। So friends, in this we will try to discuss this concept in English. So if the incident angle in the denser medium is more than the critical angle, मतलब इंसिडेंट एंगल कौन सा, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल ये है इन द डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है जिसको हम सघन माध्यम भी बोलते हैं, इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जो क्रिटिकल एंगल हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था उससे ज्यादा है, ये आई ज्यादा है थीटा सी से, तब हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब ये रिफ्रैक्ट ना होके रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम में। Hence light passes from denser medium to rarer medium and the incident angle is more than the critical angle, then light gets to internally reflected in the denser medium। जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसका परावर्तन हो जाता है डेंसर मीडियम में जब हमारा एंगल आई थीटा सी से ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। जब हमारा
आपातन कोण है वो हमारा क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तब हमारा प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, ना कि अपवर्तन होगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। So friends, in this particular slide we will discuss about what are the necessary conditions for total internal reflection to occur. इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी कुछ कंडीशंस है जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला हम लोग रूल देख लेते हैं। लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो दोस्तों इसको सिंपल एक कॉन्सेप्ट से हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी अपवर्तन की रेखा है वो अविलंब से दूर मुड़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम आपातन कोण बढ़ाते रहें तो हमें एक ऐसा एंगल मिल जाएगा, ऐसा कोण मिल जाएगा कि जो अपवर्तित रेखा है वो ऐसा कोण बनाएगी कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं परावर्तन होगा। अभी सिचुएशन मान लेते हैं कि अगर हमारी लाइट जा रही है, हमारा प्रकाश जा रहा है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जैसा पता है कि अगर प्रकाश हमारा एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश या अपवर्तन अविलंब की तरफ होता है। मतलब जो प्रकाश की किरण है वो अविलंब की तरफ मुड़ती है। तो इस केस में कभी भी इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कभी भी आंतरिक परावर्तन तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा क्षण आ जाएगा जब ये जो आपतित किरण है वो अविलंब को छूते हुए निकलेगी और अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाएगा, जिसके कारण हमारा जो अपवर्तित रेखा है वो भी अविलंब को छूते हुए निकल जाएगी बाहर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा नहीं। दूसरा, इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमने भाई ये पहली स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि हमारा जो अपतित कोण है या आपातन कोण है वो ज्यादा होना चाहिए हमारे क्रांतिक कोण से। जब आपातन कोण ज्यादा होगा क्रांतिक कोण से तब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो दोस्तों हम लोग आ जाते हैं आखिरी उदाहरण में, जो कि सबसे प्यारा और बेहतरीन उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जो कि हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है, हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ very best of the examples that we have for total internal reflection that we witness in our day to day life. So इसमें हम लोग वो चर्चा करेंगे। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मृग तृष्णा किसे बोलते हैं, मृग तृष्णा या मिराज इन इंग्लिश में बोलेंगे मिराज या फिर हिंदी में बोलेंगे मृग तृष्णा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि भाई आप बहुत ही धूप है और एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि इतनी धूप होने के कारण जो रोड की सतह है उस पे कई 500 या 1 किलोमीटर दूर पे आपको ऐसा लग रहा है कि पानी पड़ा हुआ है सतह पे। जो रोड की सतह है उस पे पानी पड़ा हुआ है, और आप जब पास अपना गाड़ी को लेके जाते हैं तो आपको दिखता है कि भाई वो वहां पे पानी नहीं है। तो जिस
प्रोसेस के कारण आपको दिख रहा था कि वो पानी है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो दोस्तों रेगिस्तान में आपने सुना होगा कहानियां कि लोगों को बहुत प्यास लग रहा है, लोग प्यास से व्याकुल हैं, तो उनको दूर, किसी दूर पहाड़ी टीले के पीछे उनको दिखता है कि भाई पानी का स्रोत है, कहीं पे कुछ झरना है या फिर कोई तालाब है, ऐसा दूर से दिखता है। पर लेकिन वो लोग जब पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो सिर्फ मृग तृष्णा था, ये तो सिर्फ मिराज था। तो वो मिराज कैसे बनता है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई हमारे सूरज महाराज हैं और ये गर्मी फैला रहे हैं। हमारे रेगिस्तान में वैसी ही गर्मी होती है, तो भले ही जो एनवायरनमेंट है उसमें इतनी गर्मी महसूस ना हो, लेकिन जो रेगिस्तान की जो रेत है वो बहुत ही गर्म होती है। तो उसके कांटेक्ट में जो हवा होगी वो भी बहुत गर्म होगी। तो ये आइज ऑफ ऑब्जर्वर है। तो किस तरीके से चित्र का निर्माण होता है जिसके कारण मृग तृष्णा होती है, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्री है, ये पेड़ है, और हमने ये 4 रेखा बना दी। अभी मैं बताता हूं आपको कि 4 रेखा बनाई। वेरी हॉट सैंड, तो मैंने जैसा कि बोला कि भाई सूर्य की किरणें पड़ रही थी, गर्मी पहुंचा रही थी, तो सबसे ज्यादा जो सतह होगी, रेत होगी, वो सबसे गर्म होगी। तो रेत बहुत गर्म है, जिसको हम बोल रहे हैं वेरी हॉट सैंड। और यहां पे आप देख सकते हैं ये है रेयर मीडियम हॉट एयर के कारण, और ये डेंसर मीडियम कोल्ड एयर के कारण। तो दोस्तों रेयर हॉट एयर मतलब गर्म हवा के कारण ये है एक विरल माध्यम। जो नीचे की सतह है, जो कि कांटेक्ट में है हमारी रेत से, वो है विरल माध्यम। विरल माध्यम दोस्तों है क्यों विरल माध्यम? इसलिए कि भाई आपको पता है कि भाई जो गर्म हवा होती है वो तेजी से उड़ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो इसलिए ये एक विरल माध्यम हो गया। और डेंसर मीडियम, क्योंकि ऊपर की सतह, जो जो रेत है उसके और ऊपर की सतह की जो हवा है वो इसके कंपैरिजन में ठंडी है, तो वो एक बन गई डेंसर मीडियम या फिर सघन माध्यम। तो दोस्तों सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहां पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो उसको देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो जो हमारी प्रकाश की किरण थी, इसको हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण, वो पड़ी पहली लेयर में। और क्योंकि ये कोल्ड है ऊपर की लेयर, मतलब ठंडी है, ठंडी हवा है इसके कंपैरिजन में, तो ये हमारा विलंब रेखा हो गई। तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ हमारा जो प्रकाश की किरण है वो ट्रेवल कर रही है। तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर की तरफ हमारा जो अपवर्तन है वो होता है। तो अपवर्तित रेखा दूर होगी अभिलंब से। देखिए दूर हो गई। तो अभी फिर से डेंसर से रेयर मीडियम, क्योंकि ऊपर वाली हवा थोड़ी ठंडी होगी नीचे वाली हवा के कंपैरिजन में, तो इसलिए फिर से ये डेंसर मीडियम हो गया ये, और ये एक रेयर मीडियम हो गया। तो फिर से जो अपवर्तित रेखा थी वो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ेगी। तो इसी तरीके से ये फिर तीसरी वाले पॉइंट पे आ गई, और फिर इस तरीके से एक और अपवर्तन होगा। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो पर्यावरण के कारण अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लेयर में अलग अलग
टेम्परेचर की हवा प्रेजेंट है। तो कोल्ड एयर डेंसर मीडियम हो गई, जो कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवा हमारा हो गई सघन माध्यम, और जो गर्म हवा है वो हो गई विरल माध्यम। तो हमने जैसा कि चर्चा किया थी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, मतलब जो हमारा आपातन कोण है वो ज्यादा हो जाए हमारे क्रांतिक कोण से। तो इस केस में जब ये जो कोण था जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपातन कोण, ज्यादा हो गया हमारे क्रांतिक कोण से, तो क्रांतिक कोण कितना 90 डिग्री होना चाहिए था। तो इस केस में आप देख सकते हैं 90 डिग्री तो सिर्फ इतना है, लेकिन हमारा जो कोण बन रहा है अपवर्तित रेखा से वो बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, जिसके कारण परावर्तन हो गया प्रकाश का। तो फिर इसी तरीके से ये जो रेखा थी ऊपर की तरफ ट्रेवल करी, मतलब अभी रेखा कहां से जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। ये जो प्रकाश की किरण है वो अब जा रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो सिंपल सी बात है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी तो जो प्रकाश का अपवर्तन होगा वो होगा अभिलंब की तरफ, मतलब जो अपवर्तित रेखा होगी वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो फिर से अभिलंब की तरफ मुड़ गई आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो प्रकाश था वो आदमी की आंखों तक पहुंच गया। और इस तरीके से आदमी को क्या दिख रहा है देखते हैं वो। ये पॉइंट बी पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। और इस आदमी को कैसे दिखेगा, तो हमने पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड किया। तो आप देख सकते हैं जब हमने इस रेखा को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ तो हमें एक प्रतिबिंब मिला। तो ये प्रतिबिंब क्या कहां पे दिख रहा है, उसको जो रेत है उसकी सतह पे दिख रहा है। तो रेत पे सतह पर दिख रहा है तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पेड़ है वो सतह पर है, बल्कि पेड़ तो ऊपर है लेकिन जो पेड़ है उसको सतह, रेत की सतह पे दिख रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई दूर में कहीं पे पेड़ है जो कि सतह पर है। तो इसके कारण उसको भ्रम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरा चित्र ले लेंगे दोस्तों। एट पॉइंट बी देयर इज कंप्लीट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल। और जो इमेज बना वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि हमने पीछे रेखा को एक्सटेंड करके हमारा प्रतिबिंब बनाया। और दूसरा जो हमने पहला एग्जांपल डिस्कस किया था कि भाई आप जब रोड पे चलते हैं वहां पे आपको रोड पे पानी पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण आपको सतह पे पानी पानी दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हमने प्रकाश का अपवर्तन का समापन कर दिया है। और आगे आने वाली वीडियो में हम CGPSC और ACF से रिलेटेड और प्रकाश से संबंधित सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।